नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आपके सामने पटवार क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो है इंडिया जीके का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने जो है प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं के दो पार्ट्स को जो है इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी वो डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रखा है। और हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस सीरीज अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप जरूर इसको जो है वीडियो को लाइक करिएगा। और आपसे दावा है कि अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पुट आउट होते हैं वो जो है आप जरूर क्लियर कर पाएंगे। देखो, अब एग्जाम का दौर है और अब आपको जो है कोई भी पॉइंट को जो है कोई भी जो टॉपिक है उसको आप डीपली लेके जाओगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप वो टाइम जो है आपके पास बचा है कि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को फटाफट पुट आउट करो और उनको रीड करो। तो आपके सामने मैंने उसी हिसाब से और उसी मेथड के बेस पे जो है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने रखा है, जिससे आपको जो है बेकार का आपका जो समय है जो वो आपका ना जाए। तो साथियों देखिए, आप आपके सामने मैं सबसे पहले देखो पॉइंट ले रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पूरे वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारी जो स्थल थे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सके वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, पॉइंट आता है अपने पास सिंधु घाटी सभ्यता। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता हमने जो डिस्कस करना शुरू किया है तो इसमें सभ्यता का क्या अर्थ है। आपको पूछ लिया जाए कि सभ्यता का क्या अर्थ है तो बताइए। तो आपको यह बताना है कि सभ्यता क्या है, कि सभ्यता हमारे से पहले जो सदी गई है, हमारे से पहले जो सदी गई है उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो कैसे रहते थे, उनका खान पान कौन सा था, उनका आने जाने के लिए जो परिवहन के लिए जो उनके जो साधन थे वो कौन से थे, उनके वहां पर जो है कौन कौन से जो धर्म अपने जाते थे, किस प्रकार से वो लोग जो है पूजा करते थे और कैसे कैसे उनके जो है वहां पे भावनाएं थी उस टाइम। तो वो सारी चीजें जो है उनका मिला जुला रूप एक सभ्यता होता है। हम जैसे अब हमारी जो सदी चल रही है, हमारे से बाद में जो सदी आएगी तो वो अगर हमारी खोज करेगी, यानी जो हमारी सदी की अगर खोज करेगी तो हमारे जैसे हम मोबाइल यूज रहे तो हम मोबाइल यूज करें तो उस समय ये बताया जाएगा कि वो जो है उस सदी में जो है मोबाइल यूज करते थे, 21वीं सदी में मोबाइल का प्रचलन ज्यादा था, इस प्रकार के जो है खान पान में वो ज्यादा थे। अब इससे पहले जो कई सदियां गई थी तो उसमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले, प्रूफ मिले हैं जिसमें ऐसा बताया जाता है कि भाई इंसान जो उस इंसान को दबाया जाता था तो उसके साथ उसके जो कुत्ते थे तो उसका जो कुत्ता था उसको भी जो है दफनाया जाता था। कई प्रकार के अजीबोगरीब जो है चीजें मिली थी। तो उसका सारा जो है हम इसी के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा मिला जुला रूप हम सभ्यता कह सकते हैं। यानी अपने से पहले की जो सदी गई है वो कौन सी लाइफ स्टाइल को फॉलो करती थी, किस प्रकार रहती थी, कौन से साधनों का प्रयोग करती थी, ये सारा हम जो है सभ्यता को मानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। तो देखिए, सिंधु घाटी जो है स्पेशली एक मेन पॉइंट से ले तो ये सिंधु नदी के तट से जो है ये सभ्यता खोजी गई थी, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा भी नाम है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको कहीं इधर उधर नहीं घूमना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ साथ चलना है। तो देखो, हम यहां से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक मैंने छोटा सा यहाँ पर जो है एक पॉइंट क्लियर किया, आपके सामने एक पॉइंट बना दिया है। ऊपर है उत्तर, नीचे है आपके सामने दक्षिण। यहाँ पे इस साइड में आपके पूर्व और इस साइड में आपके पश्चिम। रीजनिंग के अंदर आप कंसल्ट करते होंगे, आप रीजनिंग के अंदर आपने समझा ही होगा। तो देखिए, उत्तर के अंदर है आपके मांडा, ठीक है, मांडा स्थल है। पूर्व के अंदर से आपके पूर्व से आलमगीरपुर बन गया, दे दक्षिण से दयमाबाद, ठीक है, और पश्चिम में आपके सूत का गौडर। अब इनके जो स्थल है कहां पर लोकेटेड है, कहां पर इनकी जो लोकेशन है कहां पर है ये, तो वो अब जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड में देखिए, मैंने आपके सामने जो है एक जो पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पर लोकेशन से लिख के कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में मांडा, ठीक है, उत्तर के अंदर मांडा है, मांडा मान दीजिए उत्तर में, ठीक है, समझते चलिए। तो देखो, उत्तर में मांडा कहां पर आया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर आया हुआ है, जम्मू कश्मीर में। इसको साथ में हाईलाइट भी कर रहा हूं, देखो ये आपके जम्मू कश्मीर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप दक्षिण में देमाबाद, मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो देखिए, दक्षिण में देमाबाद है आपके। तो देखो, ये आपके देमाबाद आया हुआ है आपके महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर आया हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर। आपको पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसको महाराष्ट्र के अंदर। अब नेक्स्ट में आप देखिए, इस साइड में मैंने पूर्व से आलमगीरपुर ना, पूर्व से जो है आलमगीरपुर बना। तो देखो, ये कहां पर आया हुआ है, आपके यूपी के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आया रखा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। साथ ही लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट देने की भी आपको टाइम दूंगा मैं, और जरूर लीजिएगा। 100% आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। और ऐसा मैं दावा करता हूं आपके कि आप जो है इसको देखते आपको जो है क्वेश्चन फटाफट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बेकार का जो है आपका समय जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आप पश्चिम में सूत का गेडोर, ये देखो सूत का गेडोर है आपके, ठीक है। तो इसको जो है बलूचिस्तान, ये जो पाकिस्तान में आया रखा है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर ये
स्थित है। तो सूत का कैडोर आती है आपको बलूचिस्तान याद रहना चाहिए। देखो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, ये उत्तर प्रदेश आ गया, या आपके आ गया महाराष्ट्र आ गया, और ये पश्चिम आपकी सूत का कैडोर जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। अब आपको कई बार इसका जो है इसकी लंबाई चौड़ी ये जो चीजें आपको पूछते हैं, एक चीज ध्यान रखना साथियों, ये जो है एक त्रिभुजाकार आकृति है, याद रखना। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका क्षेत्रफल है आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर कितना है बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। जो भी लाइव देख रहे हैं या इसका प्रीमियर जो देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए साथ साथ में। इसका पूरा जो त्रिभुजाकार आकृति का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए इसका क्षेत्रफल अगर आपको ऐसे पूछ ले जाए, देखो ये तो आपको मैंने बता दिया कंप्लीट इसका सिलेबस, आपका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कि इसमें आपको पूछ ले जाए कि पूर्व से लेकर पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो आप बताएंगे ये 1600 किलोमीटर। कितने बताएंगे आप? 1600 किलोमीटर। आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका था जो है क्षेत्रफल, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अगर इसको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कि मांडा से लेके देवाबाद के बीच के जो टोटल जो है इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि सूत का कैडोर से आपके आलमगीरपुर के बीच की कितनी लंबाई है, तो आपको क्या बताएंगे? तो आपको पहले से ये रखना है कि आपको जो है इस साइड से इस साइड में ये पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो मैंने आपको पूर्व और पश्चिम या पूर्व के बीच की बता दिया 1600 किलोमीटर। अब देखिए आप उत्तर और दक्षिण यानी मांडा और देवाबाद के बीच की जो कुल लंबाई है वो है आपके 1400 किलोमीटर। कितने हैं? 1400 किलोमीटर। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट समझ के इनको याद रखना है साथियों, ठीक है, ताकि एग्जाम के अंदर आपको जब भी आए तो फटाफट आपको याद आ जाना चाहिए। कुल क्षेत्रफल त्रिभुजाकार आकृति का 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई पूछे तो देखिए आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण, ठीक है, मांडा से देवाबाद, ये उत्तर से दक्षिण आपके, तो यहां पर आपको पूछा जाए तो 1400 किलोमीटर आप बता सकते हैं। यहां तक का आपका पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है तो एक बार जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, फिर हम सभ्यताओं को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं कि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इसका पता चला, इसलिए इसको हम दूसरा नाम, मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे हम, तो ये नाम है वो, तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये 1921 में जो हड़प्पा नामक स्थान पर मिला था, यहाँ पर जो है हड़प्पा नामक स्थान पर यह मिला था सिंधु नदी के तट पर, तो यहाँ पर इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का, अब आप बोलेंगे इसको कैसे खोजा गया नहीं इसका, तो देखिए एक सिंपल सा एक स्टोरी है कि लाहौर से कराची के बीच जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और वहां पे बर्टन के जो बंधु थे, बर्टन के जो कारीगर थे, जो कामगार थे, तो उनको खोदते खोदते जो है ये हड़प्पा सभ्यता मिली थी वहां पर। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता आपको कहां पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर जो है रेलवे लाइन बिछाने के कार्य करने के दौरान जो है मिट्टी की खुदाई, जो ईंटें खोदी जाती है, उनके मिट्टी की खुदाई के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे इसको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो देखो पहले तो इसको सिंधु नदी तट, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, लेकिन ये अलग अलग जगह इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया सामने कि भाई ये तो जगह जगह पर है, यहाँ पर कहा सिंधु नदी आपके जो ये साइड में या पास में, तो फिर जो है इसके ऊपर कंसल्ट के दौरान जो है इसका नाम फिर हड़प्पा रखा गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर है, वो तो चलो सिंधु घाटी सभ्यता आप इसको कर सकते हैं बिलोंग, लेकिन ये जो अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर है उनको हम कैसे करेंगे? तो वहां पर बात हमारी ये आई सामने कि वहां पर जो है इसका नाम फिर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था, तो ये दूसरा नाम इसका हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। अब देखिए एक दूसरा पॉइंट ये भी है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि स्टुअर्ट पिगट, क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने बताया है, तो वहां पे कई सारे ऑप्शन थे। ठीक है, चारों ऑप्शंस में थे, आपके भी अगर एग्जाम में अंदर आपको पूछ ले जाए तो आपको बताना है स्टुअर्ट पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्लियर हो गए आपके। अगर यहां तक आपको और समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर तो करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो भी भाई बंधु पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो यहां तक पहुंच जाए और ये उन तक पहुंच जाए, तो ये सबसे ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। चलिए अब सबसे पहला हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में।
तो देखिए यहां पर देख लीजिए आप सबसे पहले ये पॉइंट आ रहा है हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता का कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटमोगरी जिले में रावी नदी पर स्थित है ये, ठीक है, मोंटमोगरी जिले में रावी नदी पर स्थित है। साथ ही एग्जाम के अंदर कभी भी आपके सामने आ जाए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड तो एक वर्ड याद रखना आपको, हरा। क्या याद रखना आपको? हरा। ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। देखो मैं इसको साथ में इसमें लिंक भी दे देता हूं, हरा, ठीक है, ह से हड़प्पा, र से रावी नदी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है, ह से हड़प्पा, रावी नदी, ठीक है, ये सहायक नदी है इसकी रावी नदी, याद रखना। अब ये स्थित कहां है? तो देखिए ये स्थित है आपके पंजाब प्रांत के मोंटमोगरी जिले के अंदर ये स्थित है हड़प्पा सभ्यता, याद रखना है आपको। अब देखिए सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी गई थी। हड़प्पा टीले के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले जो चीज खोदी गई थी वो आपके टीला था एक बड़ा सा, ठीक है। अब वो हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो उसका नाम था आपके चार्ल्स मेसन। क्या नाम था उसका? चार्ल्स मेसन, याद रखना आपको। तो चार्ल्स मेसन ने जो है हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। अब आगे तो 1921 में जो दयाराम साहनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ याद रख के चलिए। दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन किया था, ठीक है। हड़प्पा उत्खनन जो है सबसे पहले किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी। कब किया गया था? सन 1921 में, याद रखना है आपको। दयाराम साहनी जो है इसके खोजकर्ता के रूप में भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा में उत्खनन किया था। उसके बाद में जो है 1926 में माधव स्वरूप वत्स, ये तीनों नाम जो है आपको याद रखना है। 1921 में तो दयाराम साहनी आगे, 1926 में आपके माधव स्वरूप वत्स और 1946 में आपके व्हीलर ने जो इसका उत्खनन किया था। तीनों को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, आपको याद रहे इसलिए। और लास्ट में आपको जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम तो वैसे भी दूंगा, तो आप जो है उस टाइम स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास इसको सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके क्लियर हुआ। 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले इसका जो उत्खनन किया था, उसके नेतृत्व में उत्खनन किया गया था और दयाराम साहनी को इनके खोजकर्ता भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 1926 की बात आती है तो माधव स्वरूप वत्स और 1946 में व्हीलर के द्वारा जो है ये इनका उत्खनन किया था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने पास, हड़प्पा में मिले अवशेषों में जो है स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा। अब देखो हड़प्पा जो उत्खनन किया गया तो वहां से जो है स्पेशल जो कुछ ना कुछ वहां से जो है खोज कर निकाले गए हैं, वहां से कुछ अवशेष तो मिले हैं। तो देखिए हड़प्पा में मिले अवशेषों में स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, देखो क्या क्या पॉइंट मिले हमें। तो देखिए स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, एक मूर्ति, एक आपके शिलालेख बोल सकते मूर्ति मिली है जिसके अंदर एक स्त्री या एक महिला है जिसके गर्भ से उगता हुआ पौधा, उसका चित्र जो है हमें मिला वहां पे, उसके अंदर जो है उसके ऊपर उकेरा हुआ। दूसरा है मिट्टी की पट्टी पर महिष यज्ञ का दृश्य, मिट्टी की एक पट्टी है उस पर महिष यज्ञ का दृश्य हमें देखने को मिला है। चालाक लोमड़ी और प्यासे कुएं की कहानियां कलशों पर चित्रित की गई थी, यानी हड़प्पन जो कलश थे, हड़प्पा के जो कलश थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान, उन कलशों पर जो है प्यासे कोए की जो कहानियां है आपने भी देखी होगी, वो उनके ऊपर चित्रित मिली थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीतल की जो है इक्का गाड़ी वहां पर जो है इसके अंदर मिली थी हमें इस अवशेष के अंदर। और लास्ट आप अन्नागार, जो बड़े बड़े लेवल के जो अन्नागार है वो भी हमें इस सभ्यता के अंदर देखने को मिले हैं। साथियों ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको हमेशा याद रखने हैं, कभी नहीं भूलने हैं और अपने पास आप लिख ले, या तो आपके जो है एग्जाम के अंदर कई सारे आप देखिए सभ्यता से रिलेटेड आप चाहे कैसा भी एग्जाम दे दो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, निम्न लेवल से बड़े स्तर तक का आपका कोई भी एग्जाम दे देना, वहां पे आपको सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और पटवार के अंदर जो है इसका पॉइंट स्पेशली जोड़ा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर इन पॉइंट के अंदर आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं इसके लिए अलग से सॉल्यूशन वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूं मोहनजोदड़ो का, ठीक है। मोहनजोदड़ो आती है आपके सामने, माइंड में आ जाना चाहिए मौसी, ठीक है। मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं इसके सामने, ये नाम आते ही आपके सामने आ जाना चाहिए मौसी, मोहनजोदड़ो मौसी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से
मौसी के अंदर मोहनजोदड़ो, मौसी के अंदर जो मो से आपके मोहनजोदड़ो बन गया, सी से आपके सहायक नदी सिंधु बन गया। ठीक है, लास्ट में अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका जो है एक ट्रिक वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको याद आ जाएगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो के अंदर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों, अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, वैसे आपको मैं जब मॉडल पेपर सोल्व करूंगा तब उसके अंदर बताऊंगा आपको। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, आपके मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मैं देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब देखिए पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मैंने अभी बताया आपको मौसी, मौसी मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। तो देखिए पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? लरकाना जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए आप, तीसरा पॉइंट आपके सामने इसके क्या बन रहा है इंपोर्टेंट। 1922 में राखलदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो के जो है, मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो है आपके स्थल के जो है खोजकर्ता माने जाते हैं। तो यहां पर याद रखना है, इन्होंने जो है 1922 में जो है इनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया था, इसको खोजा गया था। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। मोहनजोदड़ो का आपके शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। दूसरा पॉइंट आपके ये कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है लरकाना जिले में। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पे उसके अंदर एक लरकाना जिला है, उसमें आपकी सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। तीसरा देखो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया, इसको खोजा गया था। तीनों पॉइंट क्लियर यहां पर। देखिए चौथा पॉइंट, आप मोहनजोदड़ो से मिले अवशेष। अब यहां पर भी जब खोजा गया तो कुछ न कुछ अवशेष तो मिले होंगे, कुछ साक्ष्य मिले होंगे। तो देखिए मोहनजोदड़ो से मिले अवशेषों में जो है विशाल स्नानागार, पहला पॉइंट याद हो गया आपको, विशाल बड़े बड़े आकार के जो है, बड़े बड़े साइज के जो है स्नानागार, स्नान करने के लिए। विशाल अन्नागार मिले थे, ठीक है, वहां पर भी मिले थे हमें। तो विशाल स्नानागार हो गया, विशाल अन्नागार हो गया। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, कांस्य की जो नर्तकी की, एक नर्तकी की मूर्ति है, डांस करता है ना, नर्तकी होती जो नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, तो उस टाइप की जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है मिली थी इसके अंदर। योगी की मूर्ति, एक योग में बैठे हुए आदमी की मूर्ति, ठीक है। सूती कपड़े का टुकड़ा, सूती कपड़ा जो होता है उसका एक टुकड़ा मिला हमें, ठीक है। सीप की स्केल, जो सीप होता है धातु, सीप जो होता है उसकी जो एक स्केल मिली थी। महाविद्यालय भवन, बड़े बड़े जो महाविद्यालय है उसका एक भवन मिला। 3 बंदरों वाला मनका, एक 3 बंदरों का एक मनका होता है, छोटा मीनिया जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो हमें इस जो है सभ्यता के दौरान मिला था। तो दोनों पॉइंट आपको याद हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को वापस फटाफट रिपीटेशन लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या नाम है आपको, ठीक है। तो आपको मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपको बताना, मृतकों का टीला। ये 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये स्थित कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। कहां पर? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी याद न रहे तो मैंने मौसी बोल दिया था आपको, मोहनजोदड़ो आते मौसी याद आ जाना चाहिए। तो आप बोल देंगे यहाँ पर कि मोह से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं लोथल का। अब लोथल आता है आपके पास। लोथल जो स्थल है, इससे रिलेटेड हम जब कंसल्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो लोथल के अंदर देखिए सबसे पहले आपको ये याद कैसे रखना है। तो देखो गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन? लोथल। गुजरात के जो एक अहमदाबाद है उसके अंदर एक भोगवा नदी है आपको। अब देखो आप बोलेंगे इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये आपको याद आती है, आपको करना है लोबी। लोथल आपको याद आती है, आप बोलना है आपको लोबी, ठीक है। लो से लोथल, बी से बो से आपके भोगवा नदी हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ऐसे। इसका मैंने बोल रहा हूं बार बार आपको, जो लास्ट में एक ट्रिक के साथ आपको इसको याद करवा दूंगा मैं। तो लोथल में देखो लोबी, ठीक है। तो देखो आप देखो लोथल के अंदर जो ये लो आपके हो गया गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद जो है उसके अंदर भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, 1957 में जो है रंगनाथ राव, जिनको हम SR राव के नाम से भी जानते हैं, उनके नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था। ये खोज करता थे। दोनों में से उत्खनन के आपके जो है, उत्खनन बोलो चाहे इसका खोजकर्ता बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। तो 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। किसकी? लोथल स्थल की। हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, लोथल के अंदर अब इसको जब भी खोजा गया तो इसके अंदर भी तो अवशेष जो साक्ष्य है वो मिले होंगे। तो देखिए आप लोथल से मिले अवशेषों में क्या क्या था? गोदी, जिसको डॉक यार्ड भी बोलते हैं आप, ठीक है। दूसरा क्या मिला था हमें? अग्नि वेदिकाएं, युग्म समाधियां, ठीक है। युग्म समाधियां यानी मैंने आपको बोला था शुरू में कि जब
सभ्यता किसको कहते हैं कि जो हमारे से पहले जो सेंचुरी गई है, सदी गई है, जो सदी गई है उसके अंदर कोई ना कोई वो लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे। उस टाइम देखो एक ऐसी भी हमारे सामने एक बात आई है कि उस समय जो है मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो यहाँ पर ये युग्म समाधि आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार कई सारे पॉइंट आएंगे। तो देखो युग्म समाधि हमें मिली, इसके अंदर चावल की भूसी भी इसके अंदर देखने को मिली थी। मन के बनाने का एक बड़े कारखाना वो भी जो हमें लोथल स्थल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए आप मेसोपोटामिया की जो है बेलनाकार मुहर, ठीक है, मुहर जो होती है शील, तो मेसोपोटामिया की जो है बेलनाकार मुहर हमें इस सदी के अंदर से मिली थी। और नाव के चित्र वाली मुहर भी आदि जो है इस अवशेष जो है इस स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या है आपके लोबी, ठीक है, लोथल, बोगा नदी का। अब लास्ट वाला इसका जो पॉइंट है वो देखिए आप, लोथल और धोलावीरा में पूरी बस्ती क्या थी, किले बंद थी, किले से बंद थी, चारों तरफ से जो है उनको बंद कर रखा था। देखो लोथल अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब धोलावीरा आएगी तब ये आपको याद रखना है कि उसके अंदर जो बस्तियां थी, उसको जो बस्तियों की जो आपको लाइफ स्टाइल बताएंगे, तो बस्तियां जो सारी थी आपके वो किले बंद थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर और नेक्स्ट जो भी स्थल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्थल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कालीबंगा। देखिए सबसे पहले कालीबंगा के बारे में बात कर रहे हैं तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। और याद रखना आप जब भी कालीबंगा वर्ड आए तो आपको कंगा वर्ड भी याद आना चाहिए। क्या नाम आना चाहिए आपको याद, कंगा। कंगा का मतलब होता है क से आपका हो गया कालीबंगा, ग से आपका घग्गर नदी यानी जो इसकी सहायक नदी है। तो देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपके सामने मैंने ले आया कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है आपके काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास दूसरा पॉइंट, तो वो दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कंगा वर्ड याद आते ही आपको बता जाएगा कि घग्गर नदी जो है इसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी के तट पर ये जो स्थित है। कहां पर है ये, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट देखिए 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया या इसकी खोज की गई। इस स्थल का जो है इसकी स्थल की जो खोज की गई थी किसके नेतृत्व में, अमलानंद घोष के। कब की गई, 1953 में। देखो दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप दोनों को लिख सके। अमलानंद घोष जो थे इसके खोज करता थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप बीबी लाल और बीबी के थापर ने 1961 से 1969 के बीच में जो है उत्खनन कार्य किया था। ये भी पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, मैंने लिख दिया यहां पर। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट इसका कालीबंगा का, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा और प्राक हड़प्पा के जो अवशेष, जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी एक ऐसा खेत भी मिला था जो कि जुता हुआ था, जुताई की हुई थी, ठीक है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिकाएं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घर में कुएं, ऐसे घर भी मिले जिसके अंदर कुएं हैं, ठीक है, कपड़ा लिपटा हुआ उस तरह आदि जो है अवशेष इस सभ्यता से इंपॉर्टेंट तरीके से जो हमें प्राप्त हुए थे। अब इस जो सभ्यता के अंदर आपको इन पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है या इनके अलावा और भी कोई पॉइंट है जो आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चनहुदड़ो, ठीक है। तो चनहुदड़ो के देखो पहला पॉइंट आ रहा है, ये पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर, पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है उसमें सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहुदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1931 में एमजी मजूमदार, अब देख इसके खोजकर्ता कौन है, एमजी मजूमदार। कब खोजा गया, 1931, ठीक है। तो 1931 में एमजी मजूमदार के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था। याद रखना है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूं आपके लिए। 1931 में एमजी मजूमदार, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था। अब देखो एक लास्ट पॉइंट आ रहा है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। देखिए यहां से जुक्कर जाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किसके, जुक्कर जांगर जो संस्कृति है उसके अवशेष मिले हैं। और क्या है, यहां से वक्राकार ईंटें मिली है। ये एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पे वक्राकार आपके स्तर जो है, वक्राकार जो है ईंटें हमें मिली थी। नेक्स्ट क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यानी कुत्ते के पंजे के निशान जो है हमें इस सभ्यता से जो है देखने को मिले थे, इस स्थल से जो हमें खोज के दौरान मिले थे। अब देखिए यहां पर कोई प्रकार का दुर्ग स्थल नहीं है, सॉरी दुर्ग नहीं है, ठीक है। इस जो स्थल से जो भी खुदाई हुई थी वहां पे कोई भी प्रकार का दुर्ग हमें नहीं मिला था। दोनों क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके लिए जो मैं सॉल्यूशन वीडियो अलग से बना दूंगा साथियों। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बनवाली के बारे में।
ठीक है। तो बनवाली आते आपके माइंड में आना चाहिए, बनवाली के अंदर बस जाती है, ठीक है, बनवाली के अंदर बस जाती है। बस से क्या बनेगा, बस से बनवाली, स से आपके सरस्वती नदी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर जो है ये स्थल खोजा गया था जिसका नाम है बनवाली। बस याद आया। नेक्स्ट 1973 में आर.एस. विष्ट के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। खोजकर्ता और ईयर आ गया, देखो साथियों 1973 तो ईयर है इसका, और आर.एस. विष्ट जो है इसके खोजकर्ता, ये इसके उत्खनन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जल निकासी का अभाव मिला था। इस सभ्यता के अंदर जल निकासी के लिए जो अभाव बहुत ही बहुतायत में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लास्ट, जौ के अवशेष, यानी जो होती है उसके अवशेष फसल के मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप और तांबे के बने बाण की नोक जो है अवशेष के रूप में हमें यहां से प्राप्त हुई थी, इस स्थल से। कौन कौन से, जौ के अवशेष, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप और तांबे के बाण की नोक, ये क्लियर होता है यहां पर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रंगपुर पे। तो ये कि गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में मादर नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है। अब रंगपुर आते ही आपको ध्यान रखना है कि रंगपुर की जो रमा है बहुत अच्छी नर्तकी है, या रंगपुर की जो रमा है बहुत ही तेज या चालाक है, कुछ भी मानो। अब रमा को आपको हाईलाइट रखना है। रमा से क्या बना, र से रंगपुर बन गया, मां से मादर नदी हो गया, ठीक है। तो मादर नदी इसकी सहायक नदी होगी, इसके तट पर यह बना हुआ है। तो देखो गुजरात के अहमदाबाद में मादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर स्थल, ठीक है। अब देखिए 1931 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1953 में देखो 2 बार हुई था, ठीक है, रंगनाथ राव। तो देखिए 1931 में माधव स्वरूप वत्स तथा 1953 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था। याद हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवशेष के रूप में यहां पर हमें चावल की जो है भूसी प्राप्त हुई थी, कहां से, रंगपुर में। इंपोर्टेंट तरीके से जो मान सकते हैं अवशेष साक्ष्य वो ये है, ठीक है। चावल की भूसी जो है यहां से हमें प्राप्त हुई थी। अब इस स्लाइड का या इस टाइप का जो है हम यहाँ पर लास्ट हम इसका जो स्थल प्राप्त जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में क्या था कि सुरकोटड़ा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है सुरकोटड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप 1964 में जगपति जोशी, देखिए यहाँ पर 1964 आ गया, जगपति जोशी के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। खोजकर्ता आ गए, ईयर आ गया 1964 में जगपति जोशी के नेतृत्व में जो है यह स्थल खोजा गया था। लास्ट पॉइंट क्या है, अवशेष के रूप में यहाँ पर घोड़े की अस्थियां या जो हड्डियां हैं वो हमें प्राप्त हुई है, कहां से, सुरकोटड़ा स्थल से। घोड़े की जो अस्थियां है वो हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुई साथियों। अब इस जो पूरे पॉइंट के अंदर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सामने नेक्स्ट स्थल को लेकर आ रहा हूं, उससे पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप इसका रिपीटेशन कर सके साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो साथियों अब हम जो है नेक्स्ट स्थल के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर स्थल है नेक्स्ट हमारे पास धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा के अंदर देखिए आप पहला पॉइंट बन रहा है कि धोलावीरा जो है गुजरात के एक खादीर गांव है, खादीर विभाग जो है उसके अंदर स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए आप यहाँ पर 1990 से 91 में जो है आर.एस. विष्ट के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था या इसको खोजा गया था। कब से कब तक, 1990 और 91 के बीच का ये टाइम है, और उसमें जो है आर.एस. विष्ट के नेतृत्व में जो है वहां पर इसका जो है उत्खनन किया गया था। एग्जाम में अगर आपको पूछ ले जाए कि धोलावीरा के खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन है तो आप वहां पे बताएंगे आर.एस. विष्ट। नेक्स्ट देखिए आप यहां से 7 सांस्कृतिक चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, 7 सांस्कृतिक चरण के जो है अवशेष प्राप्त हुए, 7 सांस्कृतिक चरण के क्रम प्राप्त हुए हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब यहां पर ये स्थान यहां पर क्लियर होता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम जो है पटवार एग्जाम से पहले हमें रिपीटेशन का भी टाइम लेना है, इसलिए जो मैं हमें जो स्मार्ट स्टडी के रूप में जो है इसको लेना है और इसको जल्दी से जल्दी फटाफट निपटाना है, और वही मोस्ट पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्थान पर आ जाते हैं हम रोपड़। तो यहां पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर है ये साथियों, याद रखिए सतलज नदी के किनारे है। कहां पर आई हुई है ये, पंजाब में आई हुई है, ठीक है। अब रोपड़ आते आपको हमेशा माइंड में आ जाना चाहिए रोस।
रोज जिसको हम गुस्सा बोलते हैं या रूठ जाते हैं हम, तो रोज का रोज जो है यहाँ पर हमें मान लेना है रोपड़ आते, रोज यानी रोज से आपका रोपड़ बन गया, स से आपकी सतलज नदी बन गई, ठीक है। तो ये आपकी सहायक नदी भी मानी जाती है। तो देखो रोपड़ जो है पंजाब में एक सतलज नदी है, उसके किनारे पर स्थित है। दूसरा देखिए 1953 में, ईयर देख लीजिए आप, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है कि इसके खोजकर्ता, ये उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। तीसरा पॉइंट देखिए, रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष भी मिले हैं। मैंने जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि कई जगह ऐसे भी अवशेष मिले जहां पर इंसान के साथ, जैसे इंसान को जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो उसको जब दफनाया जाता है तो उसके साथ उस समय एक ऐसी भी स्थल था जहां से हमें जो है उस इंसान के साथ एक कुत्ते को भी जो है दफनाए जाने का अवशेष मिला है। तो यही वो स्थान है जिसका नाम है रोपड़, जो कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ गए, ये अवशेष के रूप में मान सकते हैं आप इसको, जो है कुत्ते के साथ जो है मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, इसमें यहाँ से संस्कृति के जो 5 स्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं, कितने 5 स्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं हमें, 5 स्तरीय सांस्कृतिक क्रम जो है हमें रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। और 7 स्तरीय अगर आपको पूछ ले जाए तो आप बताएंगे धौलावीरा। आगे समझ में आपको, अब दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए हमारे स्थान। अब नेक्स्ट स्थान पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट स्थान को स्टार्ट करता हूं, उससे पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरे चैप्टर की जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और हमारा स्टडी ग्रुप है जिसका व्हाट्सएप का स्टडी ग्रुप है जिसका मैं लिंक आपको जो है इस चैनल, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाद में जो है आपके सामने नंबर भी लिख दूंगा। वहां पे आप अपना नाम और सिटी लेके मैसेज करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि डेली की डेली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज या जो पीडीएफ है आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट हमारे पास स्थान है आलमगीरपुर। कहां पर है, पूर्व से बना, पूर्व में स्थित है आपके आलमगीरपुर, याद रखना आपको। तो ये देखिए यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी सहायक नदी होगी, मेरठ जिला और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है कौन, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको याद रखना है कि कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो आपको यहां से पूर्व उठा लेना है, इसका पूर्व से पूर्व बना, पूर्व आपके, ठीक है, पूर्व में जो है आपके आलमगीरपुर स्थित है। तो देखिए यहां पर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन किया था। इसके भी जो उत्खनन करता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। एग्जाम के इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा, तो वहां पर आपको इसको आंसर जरूर देना है। तो देखो यज्ञदत्त शर्मा जो है इसके नेतृत्व के उत्खनन करता है। कब किया था इसका, तो 1958 में जो है इसका उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, यहां से प्राप्त अवशेषों में छत बनाने वाले डलवा, थपुआ, बर्तन बनाने की फाउंड्री और मनके आदि प्राप्त हुए। क्या क्या हुए हैं, छत बनाने वाले डलवा थपुआ होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपके बर्तन बनाने वाली फाउंड्री, एक फैक्ट्री मान सकते हो आप, और मनके आदि वहां से हमें जो है प्राप्त हुए। ये इसके अवशेष के रूप में आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट देख, इस जगह को परसाराम का खेरा भी कहा जाता है। देखो एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, किस स्थल को जो है परसाराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो आपको याद रखना है कि परसाराम के खेरा के नाम से जो है आलमगीरपुर को जाना जाता है। आपको ये याद रखने पॉइंट्स, ठीक है। यहां तक अगर इस प्रकार के कोई भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जरूर बताएं। साथियों मैं आपके लिए जो भी ये पॉइंट आपके सामने लेके आया हूं, इस बोर्ड पे जो भी आपके सामने लिखा हूं, तो ये सारे जो इंटरनेट और जो सर्टिफाइड बुक्स हैं उनमें से जो है मैंने कलेक्ट किए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके ऊपर जो है हमें उसके ऊपर जो है अलग से हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, कोट दीजिए। क्या है, कोट दीजिए। देखो साथियों हर बुक्स के अंदर या हर जगह आप पढ़ने को मिलोगे, तो मेरे सामने जो आई है एक प्रॉब्लम वो ये आई है कि जैसे कहीं पर आर एल्विस्ट लिखा है, कहीं पर और एल्विस्ट लिखा है, तो आपको जो है एग्जाम के अंदर उन दोनों में से जो आए वो आपको राइट करना है, ठीक है वही, लेकिन लिखने में जो भी टाइपिंग वगैरह होती है उसके अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो आपको उसको जो है नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है। आपको उसके अंदर नहीं गुम होना है। तो देखिए हम कोट दीजिए के बारे में बात करें तो देखो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन, कोट दीजिए। तो यहां पर देखो कोट दीजिए को वापस रिपीट कर रहा हूं, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत है एक, जिसमें हमें सिंधु नदी के तट पर यह देखने को मिलता है। दूसरा देखिए सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, दुर्ये ने की थी। किसने की थी, दुर्ये। लेकिन
बाद में जो है इसकी नियमित खुदाई 1953 में फजल अहमद खान द्वारा संपन्न करवाई है। इसलिए आपको बुक्स में जो है फजल अहमद खान का नाम देखने को मिलता है। किसका नाम? फजल अहमद खान। लेकिन खोज सबसे पहले जो है धुर्य ने की थी, ये याद रखना आप, ठीक है। एग्जाम में धुर्य भी देखने को मिल जाए आपको वहां पर, अगर ऑप्शन में फजल अहमद ना हो तो राइट होगा वो, ठीक है। तो इसकी खोज सबसे पहले धुर्य ने की थी, लेकिन बाद में इसकी नियमित खुदाई करने के लिए 1953 से जो है फजल अहमद खान जो है उसके अंदर लग गए थे। इसलिए आज भी उनको जो है फजल खान अहमद को जो है इनके उत्खनन करता माने जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहां से मिले उसे समय, अब यहां से क्या क्या मिला भाई? तो देखो, कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी, कांसे की जो चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी होती है वो मिली हमें। दूसरा क्या मिला भाई? तो यहां पर मिला हमें तिराग्र, ठीक है, तिराग्र मिला। तीसरा मिला आपकी छेनी, ठीक है, छेनी तो जो आपने देखे होंगे, तो छेनी हमें वहां से देखने को मिलती है। और अंगूठी व दोहरी एवं इकहरी चूड़ियां, दोहरी एवं इकहरी चूड़ियां, ये वस्तु जो है हमें अवशेष के रूप में कहां से मिली है? कोटदीजी से, ठीक है। कोटदीजी कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। इसकी प्रथम खोज किसने की थी? धुर्य ने। लेकिन उसकी नियमित खोज के लिए जो है किसको माना जाता है? फजल अहमद खान को। कब की गई थी? 1953 में। स्मार्ट स्टडी के रूप में अगर इसको लेके चलेंगे तो आप एग्जाम के अंदर आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे और आपको रिपीटेशन का भी टाइम मिल जाएगा। साथियों, ज्यादा अंडर डीपली जाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट बनता है वही आप क्लियर करके चले, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अब देखिए आमरी, तो नेक्स्ट और इस तरह आगे हमारे पास आमरी, तो देख आमरी में क्या है? यह पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के सिंधु में, सिंध प्रांत में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इसकी खोज MNG मजूमदार, कहीं पर आपको MG मजूमदार भी लिखा हुआ मिलेगा साथियों, याद रखना। तो यहां पर इसका सही नाम NG मजूमदार है, ठीक है। तो इसकी खोज NG मजूमदार द्वारा सन 1929 में की गई। बाद में जीन कलाल ने जो है इसका उत्खनन कराया था। किसने? जीन कलाल ने जो है इसका उत्खनन कराया था। पहले किसने की थी? NG मजूमदार, NG मजूमदार। बाद में 1929 इसकी तरह यही है, 1929 में जो है इसकी जो नियमित खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? जीन कलाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां के अवशेषों में मिली, अब यहां से जो अवशेष है, यानी जब इस स्थल को खोजेगा तो कुछ ना कुछ तो यहां से मिला ही होगा। तो देखिए यहां के अवशेषों के अंदर जो हमें क्या क्या मिला? मिट्टी के बर्तनों पर भारतीय कुबड़दार बैलों के पशुओं के चित्र। जो भारतीय कुबड़दार बैल होते हैं, जो भारत के अंदर जो कुबड़दार बैल होते हैं, आपने देखे होंगे कुबड़ निकले हुए, तो उन बैलों के चित्र जो है मिट्टी के बर्तनों पर हमें मिले हुए बने हुए मिले थे। दूसरा क्या मिला था? अन्नाकार, ठीक है। और मिट्टी की ईंटों से बने मकान यहाँ पर बहुतायत में, यानी यहाँ के जो भी मकान थे वो सारे जो है मिट्टी की ईंटों से बने मिलते, ठीक है। ईंटों से जो मकान बना होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पे मिले थे साथियों। क्लियर होता है यहाँ पर हमारा ये पॉइंट? अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और हमारे इस मोटिवेशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके सामने रखे इस है, तो आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ये आपकी ड्यूटी है साथियों। नेक्स्ट देखिए आप सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर देखिए, अब सूत का गेंडोर यहाँ पर इसको देखना है। अब तो यहाँ पर क्या है? यह बलूचिस्तान के दास्त नदी के तट पर स्थित है। कहीं पर आपको दास्त नदी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यह बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, उसका जो है ये दास्त नदी है, उसके किनारे पर स्थित है, ठीक है। बलूचिस्तान की दास्त नदी है, उसके किनारे पर स्थित है कौन? सूत का गेंडोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1927 में ऑरेल स्टाइन, ये देखिए RL कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, RL स्टाइन, ठीक है। इसका सही नाम जो है ऑरेल स्टाइन। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ऑरेल स्टाइन, तो आपका ऑरेल स्टाइन, तो आपको जो है इससे रिलेटेड पॉइंट और ये इस आदमी का जो है आपको चित्र मिल जाएगा, और ये सही नाम है ऑरेल स्टाइन, याद रखना आपको। तो 1927 में ऑरेल स्टाइन के नेतृत्व में जो है इसका उत्खनन करवाया गया था। कब? 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा, ठीक है। तो याद हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, यह हड़प्पा व बेबीलोन के मध्य मुख्य व्यापार केंद्र माना जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में? हड़प्पा और बेबीलोन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको पूछ ले जाए, हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य मुख्य व्यापार केंद्र किसको माना जाता है? तो आपको सीधा से सीधा आपको पॉइंट बनाना है कि वहां पे सूत का गेंडोर जो है, सूत का गेंडोर जो है वह हड़प्पा और बेबीलोन, बेबीलोन एक मार्का है, ठीक है। हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य एक व्यापार का मुख्य केंद्र बनता है, ठीक है। याद रखना आपको इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ के अवशेषों में तांबे की कुल्हाड़ी, क्या क्या मिले? आप देखिए अवशेष देख लीजिए इसके भी, सूत का गेंडोर के। तो देखिए यहां से मिले अवशेषों में तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की बनी चूड़ियां, ठीक है। वहां पे जो चूड़ियां है वो मिट्टी की बनी हुई मिली हमें, ठीक है। मिट्टी की बनी चूड़ियां, मनुष्य की अस्थि राख,
उससे बड़ा बर्तन, यानी मनुष्य की जो अस्थियां होती है जिनसे जो उनको जलाने के बाद जो राख बन जाती है, तो एक बर्तन मिला जिसके अंदर वो अस्थियों से भरी राख है। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है अवशेष के रूप में मिले कहां से? सूतका गैंडोर। सूतका गैंडोर के जो खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टेन। कब खोजा गया? 1927 में। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान की दास्त नदी के किनारे पर स्थित है साथियों। अगर ये स्मार्ट स्टडी के पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते चलिए साथियों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जितना ज्यादा हो सके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करता है ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो है लिंक दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप वापस रिपीटेशन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं आपको लास्ट में जो है व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम का जो है दोनों लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप हमारे तक पहुंच सकते हैं साथियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके सामने नेक्स्ट स्थल को लेकर आ रहा हूं मैं। तो साथियों अब जो है हम नेक्स्ट लास्ट जो हमारा स्थल बच चुका है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दूंगा उनके जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं साथियों। तो देखिए हमारा लास्ट जो स्थल बच चुका है वो है हमारा राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी को गढ़ी है। देखिए अब यहाँ पर हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर जो है इसको ये जो है स्थित है आपके। कहां पर स्थित है ये स्थल? आपके हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कौन सा स्थल है? याद रखिए ना साथियों, यहाँ पर राखी गढ़ी जो है स्थल यहाँ पर स्थित है। अब इसका उत्खनन देखिए साथियों हर जगह पर अलग अलग बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है मैंने जो वेबसाइट्स और जो मेरे पास डाटा है, तो मैंने 3-4 जगह पर जहां पर मैच किया तो वहां पर जो है स्पेशली अमरेंद्र नाथ का जो है अमरेंद्र नाथ राव जो है उनका अमरेंद्र नाथ का जो है नाम वहां पर देखने को मिला है, इसलिए आपके सामने रखा है। बाकी 2-3 बुक्स ऐसी भी मेरे सामने आई है जिसमें अलग अलग नाम हमें देखने को मिले हैं। तो देखिए इसका उत्खनन जो है अमरेंद्र नाथ द्वारा कब किया गया था? अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997 से लेकर 99 ईस्वी के बीच में इसका जो है उत्खनन करवाया था। तो यहाँ पर अमरेंद्र नाथ जो है इसके खोज करता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट इसका पॉइंट कि यहां से महत्वपूर्ण स्मारक, पुरावशेष, दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, स्तंभ युक्त वीथिका या मंडप, अग्नि वेदिकाएं आदि अवशेष जो है हमें यहां से देखने को मिले हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हुए साथियों। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट आपको राखी गढ़ी पॉइंट से याद रखने हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी इंपोर्टेंट स्थल थे या जो भी हमें स्थल मिले थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं साथियों एक वीडियो के अंदर। अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपके लिए जो है इसका सॉल्यूशन वीडियो जरूर बनाऊं या उसके ऊपर जो है हम खोजबीन करके जो भी हमारा जो राइट पॉइंट बनता है वो आपके सामने जरूर के साथियों। अब आपको यहां पर ये हो गया क्लियर। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं साथियों, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आपके सामने पहला जो पॉइंट प्रश्न आपके सामने मैंने जो बनाए हैं मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने लायक हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहां से इसमें से पुट आउट किया है इस पूरे चैप्टर में से कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल कितना क्षेत्रफल है, जो कि मैंने शुरू में बताया था आपको। ठीक है, जब हमने मैप वगैरह बना के जब डिस्कस किया था तो वहां से भी मैंने बता दिया कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है और ये त्रिभुजाकार आकृति थी, ये तो आपको पता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? ठीक है, याद हो गया आपको? वो बताना आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है साथियों, अगर आपने रिपीटेशन किया तो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है वो बताना आपको। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है ये पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, फिर लोथल स्थल के खोजकर्ता कौन है आपको बताया था, लोभी। ठीक है, सूरकोटड़ा स्थल की खोज किसने की थी? सॉरी, सूरकोटड़ा स्थल की खोज कब की गई थी? और आप बताना चाहो तो फिर बता देना कि किसने की थी, वो भी आप साथ बता सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप सातों क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं कि रोपड़ किस नदी पर स्थित है? रोपड़ किस नदी पर स्थित है वो आपको बताना है। पूर्व में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? दक्षिण और पूर्व दोनों पूछा मैंने, तो आपको अलग अलग बताना है। राखी गढ़ी किस स्थल राखी गढ़ी स्थल है जो कहां पर स्थित है? और लास्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक कुल कितनी लंबाई है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, आप कोई भी मानो, उसकी जो है लंबाई आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना साथियों। इन 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही दे दिया, इसका मीन्स है कि आपने पूरा चैप्टर जो है ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है और उसका रिपीटेशन या उसका जो स्टडी है वो बिल्कुल सही तरीके से किया और आपका जो है एकदम सही तैयारी, आप एकदम सही वे पे जा रहे हो साथियों। पूरा चैप्टर वगैरह सारा क्लियर हो चुका है। आप थोड़ी सी हम एक अलग बात भी कर लेते हैं। देखिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं नए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, फिक्स है आपका। देखिए आप एनवीरा जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं पर भी आप अगर एनवीरा एजुकेशन सर्च करोगे तो आप हमारे तक जो है आसानी से पहुंच सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। और कई सारी जो इंपोर्टेंट न्यूज है या मॉडल पेपर हो गए, मॉक टेस्ट हो गया, आप जो भी मानते हैं, ऑडियो टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है साथियों। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और एग्जाम्स का फायदा भी उठाइए साथियों। एग्जाम्स के अंदर हमारे यहाँ से जो तैयारी करवाई जाती है उसमें से
90% जो क्वेश्चन है वो मिलने के चांसेस वहां पे रहते हैं साथियों। इसलिए आपको जो है यहाँ पर भी मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सके या पूछे जाने लायक है साथियों। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं जहां पे डेली आपको न्यूज और जो भी पॉइंट होते हैं वो आपको जो है पीडीएफ के रूप में मिलते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 8306101800। इस नंबर पर जो है आप अपना नाम और अपना सिटी लेकर एंटर करके आप हमें सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, हम आपको जो है अपने स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे साथियों। इन सभी जो है पॉइंट्स के साथ मैं संपत लीडर आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वैदिक सभ्यता के चैप्टर में। धन्यवाद।